नमस्कार। आज अपन मानव रोग व प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है इस समय हर जगह प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा। जिसके पास जितनी ज़्यादा मजबूत प्रतिरक्षा है वो उतना ही सेफ़ है। लेकिन ये है क्या प्रतिरक्षा, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे और आपको बताएंगे कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। ये सभी अपन इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्रतिरक्षा क्या है। देखो, प्रतिरक्षा को अपन इम्यूनिटी बोलते हैं। आजकल लगभग इम्यूनिटी वर्ड ज़्यादा यूज़ में लिया गया है, ट्रेंड में चल रहा है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। देखो, प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है कि शरीर द्वारा बाह्य रोगाणुओं के प्रति जो लड़ने की क्षमता होती है, क्षमता को ही अपन क्या कहेंगे, प्रतिरक्षा कहते हैं। अब देखो, ये प्रतिरक्षा दो प्रकार की है मुख्यतः। दो प्रकार की ऐसे है कि एक तो वे प्रतिरक्षा जो अपने को स्वयं मतलब अपने जन्म के साथ ही अपने माता पिता से मिलती है, उसे अपन बोलते हैं अर्जित प्रतिरक्षा। दूसरी होती है वह प्रतिरक्षा जो अपने को जीवन काल के दौरान ग्रहण की जाती है अपने शरीर द्वारा, उसे अपन बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जो प्रतिरक्षा है उसे दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करें तो अपन बात करेंगे यहाँ पर अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में, जो क्या है, एक प्रकार से जन्मजात प्रतिरक्षा है जो जन्म के साथ ही अपने को माता पिता से मिलती है। इसे कई बार स्वाभाविक प्रतिरक्षा या अपन बोलेंगे जन्मजात प्रतिरक्षा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इन्नेट, क्या बोलेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है। देखो, अर्जित प्रतिरक्षा क्या है, ये ऐसी प्रतिरक्षा है जो अपने को जन्म के साथ मिलती है। क्या है ये, जन्मजात प्रतिरक्षा है। और इसका एक जो बेजोड़ लक्षण है वो क्या होता है, ये जो प्रतिरक्षा है ये अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट का मतलब ये होता है कि यह प्रतिरक्षा सभी प्रकार के रोगाणु हो, चाहे वह वायरस हो, चाहे वह जीवाणु हो या और किसी अन्य कवक प्रकार के जो रोगजनक हैं, उनके खिलाफ भी यह प्रतिरक्षा क्या करती है, लड़ने में कार्य करती है। ठीक है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहेंगे। ठीक है। आपको ये तो याद रखना है कि जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी अपन इसे बोल सकते हैं। अब जो ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, अपन इसके अंदर कुछ बैरियर यानी अवरोध पढ़ेंगे। इसके अंदर मुख्यतः 4 अवरोध आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जिसे अपन बोलेंगे फिजिकल या अपन बोलेंगे कायिक अवरोध। इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हो फिजिकल बैरियर। ये जो पहली प्रकार की प्रतिरक्षा है, यह मुख्यतः अपना जो मानव शरीर है उसके अंदर अपन बात करें त्वचा की, त्वचा द्वारा जो प्रतिरक्षा दर्शाई जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, कायिक अवरोध के रूप में आएगी वो। और वो कैसी प्रकार की है, अर्जित प्रकार की प्रतिरक्षा है। क्योंकि देखो, अविशिष्ट बोला, अगर देखो त्वचा के संपर्क में कोई भी सूक्ष्म जीव हो, वह सब के खिलाफ समान प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, सभी का विरोध करेंगी जो रोगाणु होंगे जो अपने शरीर के लिए क्या हो, हानिकारक हो। इसलिए अपन इसे बोलेंगे अविशिष्ट। ठीक है। दूसरी बात, त्वचा को कायिक क्यों बोला, क्योंकि इसके यहाँ पे इस प्रतिरक्षा या इस बैरियर या इस अवरोध में जो जीवाणु है या कोई भी रोगजनक है वो डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, बॉडी के अपनी काया के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, इसलिए अपन इसे कायिक अवरोध बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अपन बात करेंगे म्यूकस की। अपने नाक या मुख गुहा की तरफ पाए जाने वाले म्यूकस ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस क्या करता है, बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को फांस कर मार देता है।
ठीक है। आपने नोट किया होगा जब आप रात को सोने के बाद में जब सुबह उठते हैं तो आपके मुंह से कुछ कचरा और कफ वगैरह निकलता है, वो वास्तव में म्यूकस है, ठीक है। वो क्या है, एक प्रकार से मृत सूक्ष्म जीवों का कचरा है, ढेर है, जो सोने के दौरान आपके मुख में या नासिका मार्ग में चले गए थे, ठीक है। तो ये एकदम काया के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कायिक अवरोध। अब देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लेना। एक तो जो कायिक अवरोध है इसका उदाहरण एक तो त्वचा है, एक है म्यूकस। म्यूकस एक प्रकार का रसायन है, चिपचिपा पदार्थ लिख सकते हो आप इसे, क्या लिखोगे, चिपचिपा पदार्थ। मारवाड़ी में शेडो कव है, के कव है, इन्हें शेडो भी बोल सका मारवाड़ी में, ठीक है। तो ये क्या है, म्यूकस है, ठीक है। आया समझ में, याद हो जाएगा आपको। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा जो अवरोध है, बैरियर है, जिसका नाम है, अपन उसे फिजियोलॉजिकल या अपन बोलेंगे उसे कारिकीय, क्या बोलेंगे, कारिकीय अवरोध। इसे क्या कहेंगे, कारिकीय अवरोध, या अपन इसे इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हो, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इंग्लिश कम ही आवा है, कोई गलती हो है तो सुधार लियो, ठीक है। हाँ, तो कारिकीय अवरोध। अब जो कारिकीय अवरोध है, कारिकीय का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया हो, अपनी बॉडी के अंदर जो अभिक्रियाएं हो, क्रियाएं हो, उसे अपन बोलेंगे अवरोध। ऐसा अवरोध जो क्रियाओं द्वारा हो, रासायनिक क्रियाओं द्वारा। कैसे, जैसे अपन बात करें अपनी आंख का आंसू, अश्रु, टीयर्स भी बोलते हैं शायद उसे इंग्लिश में, ठीक है। आंसू पहला उदाहरण इसका, आंसू उदाहरण देख लो, उसके बाद में समझाता हूँ उसको। आंसू के बाद बात करें तो अपने जो अमाशय है उसके अंदर HCl नाम का अम्ल होता है। ये जो HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद में अपन तीसरा जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जैसे पहला हो गया आंसू, आंखों के अंदर आंसू पाए जाते हैं, और दूसरा HCl, और तीसरा अपन लार, मुख गुहा की जो लार होती है वो भी एक प्रकार से प्रतिरक्षा के अंदर ही सहायक होती है। कैसे, अभी आपको समझाते हैं। अब कारिकीय अवरोध मतलब अब रासायनिक अभिक्रिया होनी चाहिए, किसके साथ में, बाहर से आने वाले रोगाणु के साथ में। तो आंसू की बात करें तो आंसू के अंदर होता है अपना लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। ये जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, आप लिख लेना, आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये क्या करता है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है उसको अपघटित कर देता है, जिससे वो जीवाणु क्या होते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। कौन सा, ये लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ पाया जाता है, आंसू में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है, लार में भी पाया जाता है। तो ये दोनों तो क्या होंगे, उसकी रासायनिक उसकी कोशिका भित्ति के ऊपर क्या करेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ देंगे, और जिससे वो अपघटित हो जाएगी भित्ति। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो आंसू और जो लार है उन दोनों में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये लाइसोजाइम जो जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति को अपघटित कर देता है, अपघटित कर कर उसको अस्तित्वहीन कर देता है। आपने कई बार नोट किया होगा कि अपन जब भी हाईवे पे बाइक चलाते रहते हैं तो उस दौरान क्या होगा कि अपन जैसे 60 से 70 की स्पीड में बाइक चलाते हैं तो अपनी आंखों के दोनों साइड आंसू से निकलते हैं, लेकिन कुछ देर पश्चात आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से वाइट लाइन खींची हुई है। वो वास्तव में जो वाइट लाइन दिखती है वो वास्तव में जीवाणुओं का एक कचरा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। और ये दोनों हो गए कायिक अवरोध और कारिकीय अवरोध, दोनों को याद रखना है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है। अब जो कायिक अवरोध है उसको अपन इसको बोलेंगे शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति, और जो कायिकीय अवरोध है इसे अपन बोलेंगे शरीर की द्वितीय सुरक्षा पंक्ति, ठीक है। ये दोनों क्या है, फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति और द्वितीयक सुरक्षा पंक्ति। इसके एग्जाम्पल ये हैं, इसके एग्जाम्पल ये हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में अपन बात करेंगे, इसके अंदर एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो सेकेंडरी लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये नहीं है, ये इसके अंदर केवल ये आएंगे, शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति, उसमें केवल कायिक अवरोध और कारिकीय अवरोध, ठीक है। तो अर्जित प्रतिरक्षा के 2 अवरोध कंप्लीट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरे अवरोध की। त्वचा को भी अपन शरीर की प्राथमिक सुरक्षा पंक्ति कह सकते हैं, ठीक है।
और अब अपन बात करेंगे अर्जित प्रतिरक्षा में तीसरा जो अवरोध है, थर्ड अवरोध है। देखो इससे पहले मैंने आपको दो बता दी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कायिक, जो काया से संबंधित है। दूसरा था कारिकीय अवरोध, जो अपने शरीर में आने वाले जीवाणु से रासायनिक क्रिया से संबंधित है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कोशिकीय अवरोध। इसके बाद में अपन बात करेंगे कोशिकीय अवरोध, जिसे अपन सेलुलर बैरियर कहेंगे, सेलुलर बैरियर भी कहते हैं। इस कोशिकीय अवरोध के अंदर आता है अपनी जो WBC है, WBC को अपन ल्यूकोसाइट भी कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट। ये क्या है? श्वेत रक्त कोशिका हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। किसमें? कोशिकीय अवरोध में, जिसे सेलुलर बैरियर कहते हैं। ये तीसरा बैरियर है। इसके अलावा अपन बात करें तो एक चौथा और महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में भी बताएंगे। कोशिकीय अवरोध हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं साइटोकाइन। क्या लिख सकते हो आप? साइटोकाइन, या आप बोलोगे इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन आपने नाम सुना होगा। इंटरफेरॉन एक प्रकार की एंटीवायरल प्रोटीन है जो वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो ये क्या है? कोशिकीय अवरोध में WBC, ठीक है। ये कोशिका स्तर का हो गया, इसलिए अपन इसे कोशिकीय अवरोध बोलेंगे। ये एक साइटोकाइन या इंटरफेरॉन क्या है? देखो जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, इस कोशिका को किसी वायरस ने संक्रमित कर दिया। संक्रमण करने के बाद में ये कोशिका तो मर जाएगी, लेकिन ये क्या करेगी? मैं तो गई, लेकिन पास वाली कोशिकाओं को बचाऊंगी। तो उस हिसाब से ये क्या करेगी? खुद तो मर जाएगी। इससे एक केमिकल जिसे अपन बोलते हैं इंटरफेरॉन, ये इंटरफेरॉन निकलेगा और ये इंटरफेरॉन दूसरी कोशिका के जो रिसेप्टर हैं वहाँ जाके चिपक जाएगा और उसको बता देगा कि ऐसा ऐसा। अब ये जो इंटरफेरॉन बना है, ये कैसा बना है? ये निर्भर करेगा कि कौन सा वायरस कोशिका को संक्रमित किया है। तो इस कोशिका को पहले ही पता लग जाएगा और ये कोशिका अपनी जो प्लाज्मा कोशिकाएँ हैं उनको क्या करेंगी? एक्टिव कर देंगी। और प्लाज्मा कोशिकाएँ एक्टिव होने के बाद में वहाँ प्रतिरक्षों का निर्माण होगा, ठीक है। तो आपको केवल मैंने समझाया, आपको केवल याद रखना साइटोकाइन। ये तो अर्जित प्रतिरक्षा के चार क्या हैं? बैरियर हैं, अवरोध हैं, जो क्या करते हैं? अविशिष्ट प्रकार के हैं। चाहे कैसा भी रोगाणु या बाह्य प्रतिजन, प्रतिजन को ही रोगाणु बोल सकते हैं, एंटीजन या प्रतिजन जिसे रोगाणु बोलते हैं, का अवरोध करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन को बात करनी है एक्वायर्ड, जिसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में बात करते हैं। आपने ये डेफिनेशन भी लिख ली होगी। उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करें, देखो नाम से ही इसके स्पष्ट है, उपार्जित। उपार्जित मतलब जीवन काल के दौरान, ये क्या है? जीवन काल के दौरान ग्रहण की गई प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। और इसकी कुछ स्पेसिफिक, कुछ मतलब विशेष लक्षण है, वो आपको बता देता हूँ। तो इसका सबसे पहला जो लक्षण है, ये मुख्यतः क्या होता है? स्पेसिफिक या अपन बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा है। कैसी है? विशिष्ट प्रतिरक्षा है। विशिष्ट का मतलब केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु को ही नष्ट करने में सहायक होती है। और इसको अपन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, इसे अपन किस में ऐड कर सकते हैं? यह शरीर की तीसरी सुरक्षा पंक्ति एक प्रकार से। कौन सी है? तीसरी सुरक्षा पंक्ति में शामिल कर सकते हैं। किसको? उपार्जित प्रतिरक्षा को। अब इसके लक्षण मैंने अभी आपको बताए हैं कि ये क्या होते हैं? विशिष्ट प्रकार की होती है। इसके अंदर स्मृति का गुण यानी मेमोरी का गुण पाया जाता है। एक बार कोई रोगाणु आ गया, उसके बाद में जब भी वो आएगा तो उसे उपार्जित प्रतिरक्षा द्वारा नष्ट किया जाता है, इसलिए इसमें स्मृति का गुण भी होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक गुण होता है अपने पराये में भेद करना। अपने पराये में विभेद करने का गुण भी पाए जाते हैं। ये इसके लक्षण याद रख लेना आप। जैसे मान लो अपने शरीर के अंदर किसी दूसरा जीवाणु आया, तो उसको नष्ट करती हैं कुछ कोशिकाएं जिनका नाम है टी किलर
जिसे टी लिम्फोसाइट किलर कोशिकाएं कहते हैं, मार्क कोशिकाएं, वो मारती हैं तो साइड वाली अपनी जो पास वाली कोशिकाएं हैं, खुद की स्वयं की कोशिकाएं न मर जाएं, इसलिए इसके अंदर ये गुण काम आता है अपने पराये में विभेद करना। आगे आपको समझाऊंगा, एक बार केवल आप लिख लो, ये विशिष्ट प्रकार की होती है और इसके अंदर स्मृति का गुण भी पाया जाता है और इसके अंदर क्या होती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। कहने का मतलब अलग अलग रोगाणु के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आप क्या लिख सकते हो, अलग अलग रोगाणु के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तभी तो इसे विशिष्ट बोला, विशिष्ट मतलब किसी विशेष प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने के लिए उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन अध्ययन करेंगे इंटरफेरोन के बारे में, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। देखो इसके अंदर मुख्यतः दो प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाएं काम करती हैं। एक तो आती हैं टी लिम्फोसाइट कोशिका, कौन सी कोशिका, टी लिम्फोसाइट कोशिका। दूसरी का नाम है बी लिम्फोसाइट कोशिका। ये जो बी लिम्फोसाइट है ये है टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट क्या होती है, कितने प्रकार की होंगी, ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। टी किलर, टी हेल्पर, टी मैसेंजर और टी सप्रेशर, सबका अलग अलग काम है। जैसे किलर के, इसको क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट या टी मार्क लिम्फोसाइट, मार्क यानी किलर, ठीक है। ये कौन सी होती है, सहायक, टी सहायक बोल देंगे। ये मैसेंजर यानी संदेश वाहक, अब सबका काम बताता हूँ आपको, अलग अलग काम होता है। और एक होती है सप्रेसर, जो सप्रेस करती है, इनहिबिट करती है, संदमक बोल देंगे अपन, संदमक। देखो जब भी कोई बाह्य जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले पता लगता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी एक्टिव होकर लिम्फोसाइट को एक्टिव करती है और ये क्या करते हैं, टी मैसेंजर कोशिका को भेजते हैं और टी मैसेंजर जाके वहाँ पता लगाती है कौन रहा है। तो ये इसके बाद में ये टी मैसेंजर बताती है वापस आके कि ये ऐसा ऐसा जीवाणु है। उसके बाद टी किलर जाता है और सप्रेसर जाता है साथ में, और इसके अंदर हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने में टी हेल्पर। तो ये किलर वहाँ पे जाएगी और उस जीवाणु को देखेगी, नाम पता पूछेगी, अगर वो बाहर का होगा तो उसे तुरंत खत्म कर देंगी, ठीक है। अब खत्म करने के दौरान पास वाली जो स्वयं की कोशिका उसको नष्ट होने से बचाती है कौन, ये टी सप्रेसर। देखो जब ये कोशिकाएं मारने लगती हैं तो इनको रोकने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, वरना अपनी कोशिकाएं भी नष्ट होती है। इसलिए टी हेल्प, टी सप्रेसर या संदमक यहाँ पे काम आती है। और जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टी लिम्फोसाइट कोशिका। उसके बाद में अपन बात करते हैं बी लिम्फोसाइट कोशिका। बी लिम्फोसाइट कोशिका मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक को तो बोलते हैं प्लाज्मा कोशिका, दूसरी को बोलते हैं, इसको लिख लो, प्लाज्मा कोशिका, जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। दूसरी होती है स्मृति कोशिका। ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स में सहायक होती है। मतलब पहली प्रतिरक्षा, प्रथम या प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में जब पहली बार कोई जीवाणु आता है तो वो प्लाज्मा कोशिका से लड़ता है और ये क्या कर लेती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण कर लेती है। लेकिन जब वो वापस आएगा तो उससे पहले ये जो एंटीबॉडी हैं उनको पता लग जाएगा और ये स्मृति कोशिकाएं कैप्चर कर लेगी इस प्रकार का कोई जीव आया था बाहर से। तो ये स्मृति कोशिका याद रखती है और ये तो सहायक होगी प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में। मतलब पहली बार जब वो आया तो पहले प्लाज्मा कोशिका लड़ेंगी, दूसरी बार आएगा तो स्मृति कोशिका अपने आप सल्ट लेगी उससे, ठीक है। तो ये स्मृति कोशिका, तो ये 2 प्रकार की कोशिका है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट कोशिका। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अपन बात करते हैं इंटरफेरोन की। मैंने आपको अभी भी बताया था लास्ट में जो बैरियर था, इंटरफेरोन की बात करते हैं। इंटरफेरोन मेडिकल साइंस में बहुत यूजफुल एंटीवायरल प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि जो इंटरफेरोन है उसका बहुत जगह अध्ययन चल रहा है अभी। इंटरफेरोन, इसके बारे में समझाता हूँ आपको डिटेल में। ये जो इंटरफेरोन है ये एक प्रकार की क्या है, इंग्लिश में आप लिख सकते हो एंटीवायरल प्रोटीन है।
प्रति विषाणु कोशिका या प्रोटीन है, कैसे उत्पन्न होती है? जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, इस कोशिका को, ये कोशिका है, इस कोशिका को किसी जीवाणु ने इसको वायरस ने संक्रमित किया, और ये वायरस जब संक्रमित करते हैं तो अपना केवल आनुवंशिक पदार्थ कोशिका के अंदर छोड़ते हैं, क्योंकि इनका प्रोटीन कोट हैवी होता है, और ये छोड़ने के बाद में ये कोशिका हो गई संक्रमित होने के बाद में इस कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ से ये जुड़कर जिसे अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया द्वारा अपने संक्रमित डीएनए का निर्माण करते हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो इन्फेक्टेड कोशिका है, ये एक प्रकार की, इससे लड़ने के दौरान एक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करती है, जिसे बोलेंगे इंटरफेरोन। और ये इंटरफेरोन प्रोटीन बहुत हेल्प करती है। कैसे? देखो, जो इंटरफेरोन प्रोटीन है ये कभी भी वायरस को किल नहीं करती, ये खुद वायरस को किल नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? स्पीसीज या अपन बोलेंगे जाति विशिष्ट होती हैं, मतलब विशेष प्रकार की जाति में विशेष प्रकार की होती है, जाति विशिष्ट बोल सकते हैं। कहने का मतलब अलग अलग जीवों की इंटरफेरोन अलग अलग टाइप की होती है। आई बात समझ में? आप अगर कुत्ते का इंटरफेरोन देखोगे तो वो उसका अलग है, किसी और जीव का इंटरफेरोन देखोगे तो अलग है, मानव का अलग है। आई बात समझ में? अगर इंटरफेरोन अगर एक सभी का यूनिवर्सल होता तो फिर किसी रोग को मारने में इतनी आसानी होती और इतना अपने को टाइम भी नहीं लगता। इसलिए अलग अलग जीवों में ये क्या होती है? अलग अलग होती है। जाति विशिष्ट का मतलब ये है एक जाति के अंदर विशेष प्रकार की इंटरफेरोन होती है, लेकिन ये कभी भी वायरस या जीवाणु विशिष्ट नहीं होती। मतलब मारती तो सभी प्रकार के, मतलब किसी भी वायरस के खिलाफ कार्य कर सकती है। वायरस विशिष्ट नहीं होती, जाति विशिष्ट होती है। और ये छोटी प्रोटीन है, ठीक है, छोटी सी प्रोटीन है, लगभग 270 अमीनो एसिड से मिलकर बनी प्रोटीन है। अब देखो, ये जो इंटरफेरोन, इसको संक्रमित कोशिका जो खुद संक्रमित हो गई, लेकिन ये तो नष्ट हो गई। अब इसके पास में जो कोशिकाएं थी, ये इंटरफेरोन वहाँ जाएगा और वहाँ पे एक ग्राही पाया जाता है, इंटरफेरोन रिसेप्टर, जिसे इंटरफेरोन ग्राही बोलते हैं। वहाँ जाकर ये ग्राही इंटरफेरोन से जुड़ जाता है, ग्राही से जुड़ जाता है, और ये कोशिका फिर क्या करती है? एडवांस में क्या डेवलप कर देती है? उस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा, जिसे अपन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इंटरफेरोन। अब इसके बारे में अपन बात करेंगे, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में अपन बात करेंगे एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिरक्षी व प्रतिजन के बारे में। मैंने शॉर्ट नोट्स ही बनवाए हैं आपसे, और यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। थोड़ा प्रतिरक्षी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन प्रतिजन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रतिजन क्या है? प्रतिजन एक प्रकार का बाह्य रोगाणु भी से बोल सकते हैं, बाह्य रोगाणु भी बोलेंगे, ठीक है। और ये मुख्यतः बना हो सकता है, ये प्रोटीन से मिलकर भी बना होता है। किससे मिलकर बना हो सकता है? प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, इनसे मिलकर बना हो सकता है। बाहर का कोई भी जीवाणु, या अपन बात करें प्रतिजन, कई बार जैसे अपनी जो कैंसर कोशिकाएं हैं, कैंसर कोशिका, ये भी क्या कर सकती हैं? प्रतिजन की तरह बिहेव कर सकती है। क्यों? देखो, कैंसर कोशिकाओं का क्या गुण होता है? उनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर कोई नियंत्रण नहीं होता। सामान्यतः जो अपनी कोशिकाएं होती है, उनके अंदर एक सेल इनहिबिशन का गुण पाया जाता है, ठीक है, संदमन का गुण पाया जाता है। तो क्या करती है? जैसे कोई कोशिका वृद्धि कर रही है, विभाजन कर रही है, तो उसका कंट्रोल होता है पास वाली कोशिका के पास। अगर वो जो लिमिट होती है उससे आगे उसको विभाजित नहीं होने देती। लेकिन कैंसर कोशिकाओं में ऐसा गुण नहीं है, वो अनियंत्रित विभाजन होती है। तो वो क्या करने लग जाती है? अपने शरीर के अंदर गांठों का निर्माण करती है और नष्ट करने लगती है कोशिकाओं को। तो वो भी एक प्रकार से प्रतिजन की तरह बिहेव करने लगती है प्रतिजन, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब बाहर का रोगाणु की तरह बिहेव करती है। मुख्यतः प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड की बनी हो सकती है प्रतिजन। और इसका अगर आप भार पढ़ेंगे तो आपको 6000 डाल्टन इसका भार मिल सकता है, इसका वेट एवरेज, ठीक है। आई बात समझ में? एनसीईआरटी से लिया गया डाटा है, ये काम आ सकता है आपके। अब अपन थोड़ा बात करेंगे प्रतिजन के बारे में। प्रतिजन हो गया, इसके अंदर हो गया बाह्य रोगाणु, प्रोटीन, लिपिड, मुख्य चीज़ें आपको बता दी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिरक्षी की। प्रतिरक्षक को एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं।
क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। इसे क्या बोलेंगे, इसमें एंटीजन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो प्रतिरक्षी, मुख्यतः प्रतिरक्षी होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन की बनी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन या ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जिसे आईजी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, आईजी से लिख सकते हैं। और ये जो प्रतिरक्षियां हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित, किससे, ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनती है। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ थ्योरी, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा। 4 ग्लाइकोप्रोटीन से निर्मित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो इनमें से 2 तो क्या होती है, भारी श्रृंखला। स्ट्रक्चर बताऊंगा तब आपकी समझ में आ जाएगा, एक बार आप थ्योरी नोट कर लो। 2 होती है हल्की श्रृंखला। अब देखो 2 भारी श्रृंखला का मतलब हेवी चेन और 2 लाइट चेन पाई जाती है एक प्रतिरक्षी की संरचना के अंदर। आई बात समझ में। अब देखो ये जो होती है भारी वाली, इसके अंदर मुख्यतः 5 प्रकार की जो ग्लोबुलिन है, प्रोटीन है, वो पाई जाती है। एक को बोलेंगे अपन गामा, अल्फा, एप्सिलॉन। गामा, अल्फा, एप्सिलॉन। गामा को अपन बोलेंगे IgG, अल्फा को IgA, इसको बोलेंगे IgE। ठीक है, और एक होती है IgM, एक होती है IgD। तो IgD का तो हो गया डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा, ऐसे लिखते हैं डेल्टा को। ठीक है, और IgM का हो जाएगा म्यू, ये म्यू हो गया। ठीक है, तो अल्फा, गामा का क्या हो गया IgG, अल्फा का IgA, एप्सिलॉन का हो गया IgE। आपको देखो ये याद हो तो ठीक है, नहीं आपको केवल ये याद रखनी है। ठीक है, ये जो 2 भारी श्रृंखलाएं हैं ये मुख्यतः किससे मिलकर, इनसे मिलकर नहीं होती, इनका निर्माण करती है। किनका निर्माण करती है, मुख्यतः इनका निर्माण करती है IgG का, IgA का, IgE का, IgM का। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, मुख्य एक कप्पा होती है, कप्पा, एक होती है बीटा। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है, एक प्रतिरक्षी 4 भारी श्रृंखलाओं, 4 श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर होती है, जो मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड है। और ये 2 भारी और 2 हल्की श्रृंखला में विभाजित होती है। अब आपको यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आपको प्रतिरक्षा की संरचना बताता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन पढ़ते हैं प्रतिरक्षी की संरचना। प्रतिरक्षी की संरचना से आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखो इस प्रतिरक्षी हेडिंग लगा लो, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बोलते हैं, जो अपने काम आती है रोगाणुओं से लड़ने में, जो अपने शरीर के अंदर निर्मित भी हो सकती है, इसे बाहर से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये मुख्यतः अंग्रेजी के अक्षर वाई शेप, कैसी होती है, वाई शेप, वाई आकार की होती है। अब देखो इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये हो गया वाई, ठीक है, डायग्राम आप साथ साथ बना लो, सही रहेगा। ये प्रतिरक्षी है, और ये जो लंबी वाली चेन है इसे अपन बोलेंगे भारी। इन्हें दोनों को क्या बोलेंगे, इन दोनों को भारी श्रृंखला। ठीक है, और ये क्या है, हल्की श्रृंखला है। अब ये जो दोनों भारी श्रृंखला है, इन दोनों के मध्य 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 डाइसल्फाइड। ये क्या है, डाई
सल्फाइड बंध पाए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हल्की हैं, देखो भारी भारी के मध्य भी 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, कितने होते हैं 2, और भारी और हल्की इनके मध्य भी क्या पाए जाते हैं, एक मतलब 2 हो गए, फिर एक का मतलब क्या हुआ 2। तो भारी भारी जो श्रृंखलाएं हैं उनके मध्य भी 2, और हल्की भारी हैं उनके मध्य भी 2, एक इधर एक इधर। आई बात समझ में। अब देखो ये जो प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी की संरचना है, इसके एक सिरे को अपन बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल सिरा, ठीक है, COH सिरा बोलेंगे। दूसरा सिरा उसे N सिरा या NH2 सिरा बोलेंगे। आपको प्रतिरक्षियों की संरचना में कुछ स्थान ऐसे दिख रहे होंगे जो एकदम ताले के सांचे जैसे हैं, जिसे अपन बोलेंगे प्रतिजन बंधन स्थल। प्रतिजन बंधन स्थल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिजन आएंगे यानी बाहर से आने वाले रोगाणु क्रिया करेंगे कब, प्रतिरक्षी से रोगाणु अभिक्रिया के दौरान, तो वो इस प्रतिरक्षी की कौन सी संरचना से जुड़ेंगे, प्रतिजन बंधन स्थल, जिसे अपन पेराटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, पेराटोप कहेंगे। अब देखो अपन बात करें किसकी, इसकी रुको एक मिनट, ये हो गया प्रतिरक्षी। अब देखो ये तो प्रतिरक्षी की संरचना है, ये किसकी संरचना है, प्रतिजन की। अब इस प्रतिजन के ऊपर भी कोई ऐसे स्थल पाए जाते हैं जो किससे जुड़ने में सहायक हो, किससे जुड़ने में सहायक हो, प्रतिरक्षी से, ठीक है। तो इन स्थलों को अपन बोलेंगे, इसे पेराटोप बोला तो इसे एपिटोप बोलेंगे, एपिटोप, या इसे बोलेंगे प्रतिरक्षी बंधन स्थल, ठीक है। तो ये प्रतिरक्षी की संरचना होगी। इसके अंदर मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में कि प्रतिरक्षी कितनी प्रकार की होती हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो प्रतिरक्षी मुख्यतया 5 प्रकार की पाई जाती है। कितनी प्रकार की होती है, ये 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक है कैसे, गम दे, ये गम दे, ठीक है, नाम क्या है, गम दे, ऐसे याद रखना आपको। अब इससे पहले आप लगा दो IG, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन ही तो है, IgM हो गया, ये IgD हो गया, और ये हो गया IgE। तो IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये सभी क्या हैं, प्रतिरक्षियों के प्रकार हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है ये होती है IgG, 80% भाग पाया जाता है। 10 से 15% जो होती है वो होती है IgA, और 5 से 10% पाई जाती है कौन सी, IgM, और 1% से भी कम, ठीक है, कौन पाई जाती है, IgD, और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, IgE। तो देखो अपन अब सबकी अलग अलग विशेषता है, आपको विशेषता लिखनी है, आपके एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है। देखो जो IgG है ना, ये ऐसी प्रतिरक्षी है जो माता से शिशु में आंवल का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा अपरा, ठीक है, उसको क्या करती है, पार करती है। मतलब माँ से शिशु में या माँ से शिशु में जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है, IgG। ये पूछता है एग्जाम में, ऐसा ही प्रश्न पूछता है सेम, ठीक है। और इसके बाद में अपन इसकी दूसरी अगर विशेषता की बात करें तो ये क्या है, सबसे छोटी, संख्या में तो सबसे ज़्यादा है लेकिन सबसे छोटी प्रतिरक्षी है, सबसे छोटी, ऐसे लिख लो, सबसे छोटी प्रतिरक्षी है, ठीक है। इसके बाद में है IgA, जिसकी मात्रा है 10 से 15%, और इसकी विशेषता की बात करें तो ये वह प्रतिरक्षी है जो क्या करती है, जो माता का प्रथम दुग्ध जिसे
कोलोस्ट्रम या खीस, प्रथम दुग्ध होता है प्रथम डिलीवरी का, खीस में पाई जाती है IgA। ठीक है, माँ के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी है? IgA, याद रख लेना आप। आई बात समझ में? प्रथम दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम या खीस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं IgM, जिसकी मात्रा होती है 5 से 10%, और इसकी अपन विशेषता की बात करें तो ये सबसे बड़ी, M का मतलब मेगा, M का मतलब मेगा, और इसे बोलेंगे सबसे बड़ी प्रतिरक्षी। मुख्य जो प्रश्न आते हैं वही बता रहा हूं मैं आपको केवल। ठीक है, सबसे बड़ी प्रतिरक्षी है। और IgD की बात करें तो यह लिम्फोसाइट कोशिका पर पाई जाती है, लिम्फोसाइट कोशिका पर उपस्थित होती है, ठीक है, कहाँ पे? लिम्फोसाइट पे। और IgE एलर्जी। ठीक है, IgE कहाँ पाई जाती है? मास्ट कोशिका में। किसमें? मास्ट या एलर्जी अभिक्रियाओं में सहायक। किसमें? एलर्जी क्रिया में सहायक। जहाँ एलर्जी होती है वहाँ कौन सी प्रतिरक्षी काम आएंगी? IgE। ये सभी प्रतिरक्षियों की हो गई विशेषता। लगभग मैंने आपको मुख्य विशेषता बता दी हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब उपार्जित जो प्रतिरक्षा है उसके प्रकार की बात करेंगे। मुख्यतः आपका जो पार्ट खत्म हो गया है और अब थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट है तो उसको जल्दी कंप्लीट करेंगे अपन। देखो, जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा ये मुख्यतः कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। पहली HMI, या इसे मैं बोलूँगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। शॉर्ट में इसे क्या लिखेंगे? ह्यूमरल इम्यूनिटी। दूसरी होती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। देखो, अब इसे आप हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी लसिका कोशिका माध्यित। क्या लिखेंगे? तरल माध्यित भी लिख सकते हैं इसे, या बी लसिका कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, तरल माध्यित प्रतिरक्षा। और इसे क्या लिखेंगे? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। अब देखो, आपको समझाता हूँ क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। देखो, इसको क्या बोला? तरल माध्यित प्रतिरक्षा। कहने का मतलब जब अपने शरीर के अंदर जीवाणु दूसरी बार आता है, या अपन बात करें कोई भी जीवाणु अपने शरीर में प्रवेश कर गया तो उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं। वो एंटीबॉडीज बन के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचती है किसी तरल के या रक्त के माध्यम से। तो ऐसी जो प्रतिरक्षाएं प्रकार हैं उसे अपन क्या बोलेंगे? तरल माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, कहने का मतलब ये तरल पर निर्भर करती है। आई बात समझ में? और ये क्या है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है, ये कोशिकीय स्तर पर होता है। कहाँ होता है ये प्रतिरक्षा? कोशिकीय स्तर पर संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अपन बात करें, एक आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे अंग प्रत्यारोपण की बात करें अपन, किसकी? अंग प्रत्यारोपण। इसमें क्या होता है? एक किसी का ऑर्गन का खराब हो गया, जैसे किडनी की बात करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट, अब देखो, अपने प्राय में भेद करने की किसकी कैपेसिटी है? उपार्जित प्रतिरक्षा की तो बताई थी मैंने आपको। तो ये क्या करती है? कोशिकीय स्तर पर जैसे लगाई वहाँ की कोशिकाएं तुरंत WBC एक्टिव होकर बताएगी कि ये तो अपनी कोशिका नहीं है, अपने प्राय में भेद करने वाला गुण इनका एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या करती थी? उसको रिजेक्ट करने लग जाती है। तो वो जो रिजेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रतिरक्षा है? कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, अंग प्रत्यारोपण की। बस इतना याद रखना। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद में अपन बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की, प्रतिरक्षीकरण की। ये थोड़ा नॉलेज वाला पार्ट है, लिख लिया होगा आपने। इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण।
प्रतिरक्षीकरण ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सक्रिय, कैसा होता है, सक्रिय। दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, कैसा, एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी प्रतिरक्षी है वो शरीर द्वारा बनाई जाती है, प्रतिरक्षी शरीर द्वारा बनाई जाती है। देखो सक्रिय है, इसका मतलब ऊर्जा खर्च होगी, ऊर्जा खर्च होने का मतलब क्या होगा, शरीर द्वारा इसमें प्रतिरक्षी बनाई जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक प्रकार से जो ये सक्रिय जो प्रतिरक्षीकरण है उसमें क्या होता है कि ये एक तो क्या होती है, धीरे संपन्न होती है, क्या होती है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आती है और कितने टाइम तक, लंबे टाइम तक रहती है। ठीक है, इसका क्या गुण है, ये धीरे धीरे असर करती है और लंबे टाइम तक असर करती है। ठीक है, इसका जो प्रभाव वो धीरे धीरे होता है लेकिन लंबे समय तक, आप लिख लेना पूरा। ठीक है, और क्या है इसका गुण, इसका जो तीसरा गुण है वो होता है स्मृति का गुण। इसके अंदर क्या होती है, स्मृति का गुण पाया जाता है, मतलब मेमोरी रहती है। अगर एक बार कोई जीवाणु आ गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, अगर वो दूसरी बार आएगा तो ये तुरंत उसको ख़त्म कर देंगे, किसी का इंतज़ार नहीं करेंगी। अब बात करते हैं निष्क्रिय। अब देखो ये भी जो सक्रिय है ये भी अपने आप में दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में, दो भागों। कैसे, देखो एक तो होती है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षीकरण। जैसे अपन बात करें कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षीकरण, प्रतिरक्षीकरण का मतलब क्या हुआ, शरीर के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, आई बात समझ में, या अपन बोलते हैं टीकाकरण, वो सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो कृत्रिम सक्रिय, तो इसके अंदर जैसे मान लो एक तो कृत्रिम हो गया, पहले अपन बात करेंगे प्राकृतिक की। प्राकृतिक का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको कोरोना हो गया, क्या हो गया, आपको कोरोना हो गया, कोरोना होने के बाद में आपने मेडिसिन ली और आप 10 से 15 दिन में ठीक हो गए। ठीक होने का मतलब आप क्या हो गए, रिकवर हुए। इसका मतलब आपके शरीर में किसका निर्माण हो गया, प्रतिरक्षियों का निर्माण हो गया। कहने का मतलब ऊर्जा क्या हुई, इसके अंदर ऊर्जा खपत हुई, आपके शरीर ने खुद बनाया है, लेकिन कैसे, प्राकृतिक रूप से बनाया है कि कोई वायरस डायरेक्ट अंदर आया, आने के बाद में आपने उसके खिलाफ 10-15 दिन में प्रतिरक्षियों का निर्माण कर लिया। ये जो प्रतिरक्षियों के जो रोग के लड़ने की जो प्रक्रिया थी, ये कौन सी प्रक्रिया थी, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षीकरण हुआ। इसके अंदर क्या, प्राकृतिक रूप से और सक्रिय मतलब ऊर्जा का खर्च हुआ, और क्या है, प्रतिरक्षीकरण मतलब प्रतिरक्षियों का निर्माण हुआ शरीर में। तो ये क्या हुआ, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षीकरण हो गया। ठीक है, और अब देख लो जैसे एम्स की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार 180 दिन 180 डेज है, शायद 3 महीने ऐसा कुछ है, उसके अंदर बता रखा है कि जो कोरोना एक बार जिसको हो गया उसको 3 महीने तक या 180 डेज तक शायद उनको कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी सक्रिय रहती है। ठीक है, अगर होगा भी तो वो इतने इन्फेक्टेड नहीं होंगे, उसके अंदर इतने खतरनाक लक्षण नहीं आएंगे। आई बात समझ में, तो ये स्मृति पे आधारित है, आगे बात वही। ठीक है, और धीरे धीरे लंबे टाइम तक, लंबा टाइम हो गया, और प्रतिरक्षी शरीर के द्वारा ही बनाई गई है। अब अपन इसके दूसरे प्रकार की बात करें जिसे अपन बोलेंगे कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण। कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण में क्या होता है कि जैसे अपन बात करें वैक्सीनेशन की, वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन देने का जो मेथड है वो क्या है, वास्तव में कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण है। अब देखो कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वायरस है, वास्तव में जो एंटीजन है वो क्या कर दिए जाते हैं, या तो वीक कर दिए जाते हैं या उनको किल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, वो सेम वायरस उसके अंदर किसमें, वैक्सीन के रूप में डाल के अपने शरीर में इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर वो देखो ऐसी अवस्था में होते हैं वो वायरस की, वो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अपने प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिव कर सकते हैं, ताकि जो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र है, अपना जो शरीर है, वो क्या करे, उन वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, ताकि भविष्य में जब भी वही वायरस अगर सेम आए तो क्या हो, उससे रक्षा हो सके। ये होता है वैक्सीनेशन का तरीका। अपन आजकल बोल रहे हैं वैक्सीन लगा ली, ये लगा लिया, वो लगा लिया, तो वो मतलब क्या है, वैक्सीन का मतलब यही होता है। उस वैक्सीन में क्या होता है कि जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन मतलब रोगाणु, वही वायरस होता है सेम। ठीक है, लेकिन या तो वो मृत होगा या उसको इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो अपने शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, केवल एक्टिव करता है अपने प्रतिरक्षा तंत्र को, ताकि वो उस जैसी एंटीबॉडी बना
बनाई जा सके, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण। आप यहां तक इसको नोट करो। उसके बाद में अपन निष्क्रिय की बात करेंगे। ठीक है, अब निष्क्रिय की बात करते हैं। निष्क्रिय में क्या होता है, आपको केवल समझना है एक बार। निष्क्रिय मतलब ऊर्जा खर्च नहीं होगी। इसमें क्या होगी, ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ऊर्जा खर्च नहीं होगी। एक बार तो ये मतलब प्रभाव तो इसका तुरंत प्रभाव से ये कार्य करती है, तुरंत प्रभाव दिखाती है, लेकिन कम समय के लिए। कितने समय के लिए, कम समय के लिए करती है। इसके अंदर स्मृति का गुण नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई याददाश्त नहीं होती। और इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण किसे कहेंगे, जिसके अंदर बनी बनाई प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश कर दी जाए, बनी बनाई प्रवेश कर दे। देखो, निष्क्रिय मतलब ऊर्जा खर्च नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से जो प्रतिरक्षी बनाई गई हैं, ठीक है, उनको क्या कर देना, जीव के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देना, ताकि वो क्या हो, वायरस जब भी आए उसको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत ही ना पड़े, बनी बनाई दे देना, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्मृति नहीं होती है, तुरंत प्रभाव दिखाती है, लेकिन कम समय के लिए, ऊर्जा खर्च होगी नहीं। और इसकी बात करें तो इसके एक और लक्षण है, प्रीपेड तो है ही है। अब देखो, निष्क्रिय की बात करें तो जो निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण है अपना, ये भी अपन दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, एक होता है प्राकृतिक। अब देखो, निष्क्रिय जो प्रतिरक्षीकरण है उसके अंदर अपन क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो बनी बनाई प्रतिरक्षीकरण है, किसके, दूसरे के द्वारा। जैसे अपन बात करें माता द्वारा, गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा IgA जो प्रतिरक्षी है, IgM जो प्रतिरक्षी है, वो किसको दी जाती है, शिशु को दी जाती है, ठीक है। माँ का जो प्रथम दुग्ध होता है, जिसे खीस बोलते हैं या कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके द्वारा उसमें जो एंटीबॉडी आती है, ठीक है, उन्हें अपन बोलेंगे कि वो जो मेथड है प्रतिरक्षा करने का, उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम प्रतिरक्षीकरण विधि। माँ के द्वारा दुग्ध के अंदर IgA और प्लेसेंटा द्वारा जाता है IgM। अब प्राकृतिक की बात करें, प्राकृतिक के अंदर जैसे अपन बात करें टिटनेस के टीके की, या अपन एक डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, इसका टीका लगता है छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों रोगों के लिए क्या हो सकता है, प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये जो डिप्थीरिया के जो टीके हैं, या अपन बात करते हैं एंटी टिटनेस सीरम, ये भी क्या हो सकते हैं, एंटी टिटनेस सीरम, AT आप लिख सकते हो, एंटी टिटनेस सीरम, ये क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक है। कहने का मतलब ये है कि ये किसी मतलब जैसे मान लो कोई पहले से इस रोग से, जिसको मान लो ऐसे समझो आप, किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, उसके अंदर जो विष होता है, सर्प विष, उसे अपन क्या बोलते हैं, वेनम बोलते हैं। उस वेनम के खिलाफ जो अपने प्रतिरक्षी बनाए उसे बोलते हैं एंटी वेनम। और वो किसी दूसरे से पहले अपन ने पता लग गया कि ये इसकी सीक्वेंस है, उसके आधार पे अपन ने क्या तैयार कर ली, प्रतिरक्षियाँ, और वो प्रतिरक्षियाँ अपने प्रिपेयर करके मेडिकल में रख ली। अब जब भी किसी को सांप काटेगा तुरंत वो इंजेक्शन दे देंगे, उससे क्या होगा, वो तुरंत प्रभाव से काम करेगी और वो व्यक्ति बच जाएगा। ये जो प्रतिरक्षी टीके के द्वारा दी गई है उसे अपन बोलेंगे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। प्राकृतिक बोलेंगे, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया अपना प्रतिरक्षा वाला पार्ट कंप्लीट, और अपन नेक्स्ट पार्ट में अध्ययन करेंगे मानव के जो रोग हैं, जितने भी वायरस द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं द्वारा जो रोग होते हैं, उन सभी रोगों की बात करेंगे। थैंक यू। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।